हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, जो आपका 6 फरवरी एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे इसका 2 पार्ट वीडियो बना दिए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक बता दिए हैं। तो आज हम लोग 33 से स्टार्ट करने हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए देखना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक वीडियो बना दिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, निर्धारण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहाँ उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है और व्यक्तिगत फर्मों की यह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसका प्रक्रिया क्या है। तो उद्योग स्तर पर बाजार में सभी क्रेताओं की कुल मांग और कुल विक्रेताओं की कुल पूर्ति जहां मिलती है वहां क्या होता है, संतुलन कीमत निर्धारित होता है। दूसरा क्या देखेंगे, फर्म स्तर पर व्यक्तिगत फर्म कीमत स्वीकारक होता है। ये निर्धारक बाजार मूल्य पर जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकता है, लेकिन वे कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा क्या लिखेंगे, दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि नई फर्म में प्रवेश और पुरानी फर्मों में बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, जब आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। इसे कीमत और औसत लागत के बराबर होता है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, जो एक अधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के दो चरम रूप है। ठीक है, जिसके बीच मुख्यतः अंतर विक्रेताओं की संख्या, मूल्य नियंत्रण, शक्ति, उत्पाद की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक विक्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बड़ी संख्या में ज़्यादा विक्रेता होता है। यहाँ पर एक अधिकार में क्या होता है, केवल एक विक्रेता होता है। इसमें उत्पाद की प्रकृति देखिएगा तो समरूप एक जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अद्वितीय, कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। इसमें प्रवेश और बहिर्गमन देखिएगा तो इसमें जो प्रवेश होता है, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन निकल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध और या रुकावटें होती है। मूल्य नियंत्रण, तो इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, कीमत निर्धारण। इसमें मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, क्षैतिज रेखा। इसमें क्या होता है, कम लोचदार, नीचे की ओर ढलान होता है। आगे देखते हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम की व्याख्या करिए। तो बोल रहा है पैमाने का प्रतिफल, बोल रहा है दीर्घकाल, लॉन्ग टाइम में उत्पादन फलन से संबंधित है। ठीक है, जो बताते हैं कि किसी वस्तु का जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो नियम के प्रकार और व्याख्या देखिए, सबसे पहला बोलेंगे बढ़ते प्रतिफल। उत्पादन साधनों को जिस अनुपात में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन के साधन के जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बोलते हैं। यह श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण होता है। स्थिर प्रतिफल क्या होता है, उत्पादन साधनों के जिस अनुपात में वृद्धि होता है उसी अनुपात में उत्पादन भी वृद्धि होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। उसके बाद देखिए घटते प्रतिफल क्या बोल रहा है, उत्पादन साधनों को जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उससे कम अनुपात में अगर उत्पादन वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाने के घटते प्रतिफल बोलते हैं। यह प्रबंधन में कठिनाई और साधनों की अदक्षता के कारण होता है। आगे देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली के दो प्रमुख दोषों को बताइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का दो दोष क्या है, पहला दोहरे संयोग का अभाव होगा, दूसरा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव होगा। देखिए क्या लिख रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान सीधे तौर पर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कई कठिनाई होता है। पहला हमारा क्या, दोहरे संयोग का अभाव हो जाएगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु बेचने के लिए है वही वस्तु दूसरा को चाहिए, और दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है पहले व्यक्ति को चाहिए। नहीं, जो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति है, इसका जो चाहिए इसके पास है, इसको जो चाहिए इसके पास है, उसको क्या बोलते हैं, दोहरे संयोग का अभाव बोलते हैं। इसे मिलना बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है। यह संयोग हमेशा संभव नहीं होता है, जो हमको चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो हमारे पास है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। दूसरा क्या, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य को मापने में दिक्कत होता है। वस्तुओं के मूल्य को मापने में कोई सामान्य इकाई जैसे कि मुद्रा नहीं होती है, इससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि इस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को कितना मात्रा में देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रगतिशील कर क्या है। तो प्रगतिशील कर वह कर है वह कर प्रणाली, इसमें कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर इनकम आपका ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, कर ज़्यादा लगेगा, इनकम कम है तो कर क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, इस प्रणाली का उद्देश्य आर्थिक असमानता को ध्यान में रखकर किया है, क्योंकि अधिक आय वाले व्यक्तियों को कर अधिक बोझ अधिक करना पड़ेगा। यह क्षमता के अनुसार भुगतान सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए, केंद्र बैंक द्वारा साख की मात्रा
निर्धारित करने वाले अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 विधियों को बताइए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बैंक केंद्र बैंक द्वारा साख नियंत्रण की 3 विधियाँ। पहला बैंक दर नीति, दूसरा खुले बाजार की क्रिया, तीसरा नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। तो सबसे पहला देखिए बैंक दर नीति क्या है। केंद्र बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, सेंट्रल बैंक जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर बढ़ाकर साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और घटाकर बढ़ाई जा सकती है। दूसरा क्या लिखेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, केंद्र बैंक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है। प्रतिभूतियों को बेचकर वह बाजार में नकदी साख लेता है, जिससे साख कम होती है, और खरीदकर नकदी डालता है, जिससे साख बढ़ती है। यहाँ क्या होगा, साख होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्र बैंक के पास क्या होता है, जमा रखना पड़ता है। इसको CRR बोलते हैं। CRR बढ़ाकर बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम किया जाता है, जिसे साख नियंत्रण कहते हैं। अब आगे देखते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्यों को वर्णन करें। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतानों का मानक है। सबसे पहले विनिमय का माध्यम देखते हैं। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाता है, ठीक है, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, मूल्य का मापक। यह वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को मापने में एक सामान्य इकाई प्रदान करता है, इसे तुलना करना आसान हो जाता है किसका कितना मूल्य। तीसरा मूल्य का संचय, लोग भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन बचाकर संचय कर सकता है, ये फायदा देता है। चौथा क्या बोल रहा है, अस्थगित भुगतानों का मानक। मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों जैसे ऋण चुकाना आधार पर बनती है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में मुख्य अंतर है, जो प्रत्यक्ष कर का बोझ सीधे करदाता को देना होता है, आपको खुद देना होगा, जबकि अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जाता है। देखिए कराधान और भुगतान, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है प्रत्यक्ष कर में। अप्रत्यक्ष कर में लगाया किसी और पर जाता है, लेकिन उसका भुगतान कोई और करता है, उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। बोझ का हस्तांतरण इसमें संभव नहीं है, लेकिन इसमें संभव है, ठीक है। उदाहरण आयकर संपत्ति कर होता है, इसमें बिक्री कर, वस्तु पर सेवा कर। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं जमाया स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और साख निर्माण करना। पहला क्या बोल रहा है, जो जमाया स्वीकार करना, बैंक लोगों और व्यवसाय से बचत खाता, चालू खाता और FD के रूप में धन जमा करवाता है, ठीक है। पहला काम जमाया स्वीकार करना। दूसरा ऋण देना, बैंक जमा किए गए धन का उपयोग व्यक्तियों और व्यवसाय को ऋण देने के लिए करता है, इसे वह ब्याज लेता है। तीसरा साख निर्माण करना, बैंक अपनी जमा राशि में कई गुना अधिक ऋण देकर व्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाते हैं। चौथा अन्य कार्य बोल रहा है, इसके अतिरिक्त बैंक चेक भुगतान करना, धन हस्तांतरण करना, लॉकर सुविधा करना, इसे एजेंसी और सामान्य उपयोगिताएं सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। मांग का संकुचन और मांग में कमी बताइए। तो मांग का संकुचन और मांग में कमी का मुख्य अंतर है, जो आपका नीचे टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मांग का संकुचन देखिए, केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। इसमें आय रुचि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कमी होता है। इसका मूल्य बढ़ता है, इसमें मूल्य स्थिर और परिवर्तित हो सकता है। इसमें मांग वक्र की गति, तो मांग वक्र ऊपर की ओर गति होती है, इसमें मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाती है, ठीक है। बाजार की परिभाषा अगर बोलिएगा तो बाजार अर्थव्यवस्था को उस व्यवस्था को संपर्क, बाजार अर्थव्यवस्था में उस व्यवस्था या संपर्क को कहते हैं जहां क्रेता खरीदार और विक्रेता बेचने वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। बाजार के लिए किसी भौतिक स्थान होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, और इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से बाजार भी बन सकता है। इसमें वस्तुओं की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर अवतल क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है उत्पादन संभावना वक्र नतोदर या अवतल होने का मुख्य कारण है बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत को नियम है। पहला क्या बोल रहा है, जैसे जैसे एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दूसरी वस्तु, जैसे जैसे किसी एक वस्तु को उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोल रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के सभी साधन वस्तुओं को उत्पादन का समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। जब हम साधनों के एक उपयोग से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं तब कम कुशल साधन स्थानांतरित होते हैं, जिससे अवसर लागत बढ़ती है। अब आगे देखिए, मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकती है। तो मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर झुकती है क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। इसे मांग का नियम भी हम लोग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या होता है, अधिक मात्रा में खरीदता है।
जब कीमत अधिक होता है तो उपभोक्ता क्या होता है, कम मात्रा में खरीदता है। या प्रभाव आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित होता है। मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, या मांग की लोच कैसे मापा जाता है। तो मांग की लोच जो है मूल्य में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में होने वाले और अनुपातिक परिवर्तन के माप है। इसे प्रतिशत विधि से ज्ञात किया जाता है। यह उपभोक्ता की प्रक्रियाशीलता को दर्शाता है। कीमत में बदलाव पर मांग कितना संवेदनशील है। मापन क्या है, इसको मापने के लिए सामान्य विधि प्रतिशत विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, मांग की लोच को कुल व्यय विधि या बिंदु लोच विधि से भी ज्ञात किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, डिटेल में आपको यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं चेक और ओवरड्राफ्ट में अंतर। चेक एक लिखित दस्तावेज है, चेक एक लिखित आदेश है, जबकि ओवरड्राफ्ट एक ऋण सुविधा है। चेक जो है बैंक को खाताधारक के रूप में व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है, या केवल खाते में उपलब्ध राशि तक ही जारी किया जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, द्वारा दी गई एक ऋण सुविधा होता है, जिससे खाताधारक को अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि से अधिक राशि हम लोग निकाल सकते हैं। कर क्या है, इसकी कोई दो प्रमुख विशेषता बताइए। कर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है। इसका दो विशेषता क्या है, एक अनिवार्य भुगतान, यह व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए अनिवार्य भुगतान, इसे मना नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक लाभ, करों से प्राप्त धन का उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए किया जाता है, न कि विशिष्ट करदाता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या संसाधनों की सीमितता और मान्य आवश्यकताओं के असीमित के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले सीमित संसाधन, उत्पादन के संसाधन क्या है, सीमित होते हैं। असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, सीमित संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है, जिसे चयन की समस्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग 51 क्वेश्चन हम लोग जो है इसका आगे वीडियो हम लोग बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।